हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सेशन में सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। वैसे तो सी के बारे में बोला ये जाता है कि सी पढ़ना और पढ़ाना आसान है, मगर सच बात तो ये है कि सी को समझना बहुत ही मुश्किल है। और आज हम लोग इस सेशन में सी को पढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि सी को समझना बहुत मुश्किल है। तो सी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। क्लियर? ठीक। सी को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ इन्वायरमेंट्स को देखेंगे, कुछ इसके एलिमेंट्स को देखेंगे। देखने के बाद फिर हम लोग सी को शुरू करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो सी को या सी को सीखने में प्रभावित करता हो। जैसे अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो हम ऐसे ही यूं ही किसी भी चीज़ का दुकान कहीं पर भी अगर खोल लेते हैं तो वो अच्छा चले, अच्छा उसका रिस्पांस मिले, इसकी गारंटी नहीं भी हो सकती। मगर अगर हम बिल्कुल सोच समझकर, कहने का मतलब है कि कौन सी दुकान खोलनी चाहिए, कहाँ पर खोलनी चाहिए, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा क्षमता क्या है और किस जगह के लिए वो दुकान ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका डिमांड क्या है, उनकी अपनी क्षमता क्या है, उनका परचेजिंग पावर क्या है, ये सारी बातों को अगर दिमाग में रख कर अगर किसी जगह पर दुकान खोली जाए तो अच्छा चलने की संभावना ज़्यादा होती है। जस्ट इसी तरह से सबसे पहले हम लोग सी सीखने से पहले इसके कुछ एलिमेंट्स, कुछ इन्वायरमेंट पर विशेष ध्यान देंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। जीरो नहीं, ऐसा कहेंगे कि हम लोग बिल्कुल माइनस लेवल से चलेंगे, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पहले किसी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वो भी इस लैंग्वेज को अच्छे ढंग से समझ पाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो और सीखते हुए बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी लिए हों, आगे भी बढ़ गए हों, और फिर भी पता नहीं चलता कि हम आखिर सीख क्या रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, कैसे कैसे और सीखना है, और क्या क्या और कहाँ तक इसमें पढ़ा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है। ये सारे चीज़ नहीं जानने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। मगर हम लोग यहाँ पर इस सेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग पहले ही जान लेंगे कि सी का इन्वायरमेंट क्या है, मतलब कि सी को कैसे सीखेंगे, सी में सीखना क्या है, इस लैंग्वेज में स्टेप्स क्या होंगे, इस लैंग्वेज का यूज क्या होगा, इसमें आगे क्या कर पाएंगे। ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग पहले ही के कुछ सेशन में समझ जाएंगे और तब फिर हम लोग सी को शुरू करेंगे। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। सी क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर का, जिसमें पहला पॉइंट कंप्यूटर, दूसरा पॉइंट लैंग्वेज एंड
तीसरा पॉइंट प्रोग्रामिंग। ये तीनों पॉइंट्स को, तीनों एलिमेंट को सी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले समझेंगे और तब हम सी को शुरू करेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है पहले ही समझना। हम इसको अगर सही ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर ये कैसे समझ पाएंगे, हम इसको अगर सही ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर कैसे इसको समझ पाएंगे, और ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होने चाहिए, तभी हम ठीक है इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि हमको कंसेप्ट को क्लियर करना है बिल्कुल, और कंसेप्ट ही सी का एक सबसे बड़ा एलिमेंट है, और इसी को पकड़े रखना ही सबसे ज़रूरी बात है। कंसेप्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रोड पर देखते हैं एक मदारी वाला बंदर को नचाता है, मदारी वाला बंदर को नचाता है, मगर अगर इसी बीच कोई हाईली एजुकेटेड इंजीनियर बगल से गुजरता है और वो कहता है कि मदारी वाले तुम हटो, बंदर को हम नचाएंगे, तो क्या वो इंजीनियर बंदर को नचा सकता है? नहीं नचाएगा। इसलिए नहीं नचाएगा कि ठीक है कि वो इंजीनियर बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो मदारी वाला बिल्कुल ही अनपढ़ है, या कहीं कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि वो मदारी वाला उस बंदर के साथ रहकर उसके एक्टिविटीज़ को जाना है, समझा है और अपने ढंग से कुछ ट्रेंड किया है, और इसी वजह से वो बंदर को नचा पाता है। लेकिन ये इंजीनियर इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी वो बंदर के साथ रह करके उसकी एक्टिविटीज़ को जाना है, न समझा है, तो वो कैसे बंदर को नचा सकता है? नहीं नचा सकता। बस इसी तरह से ये जो कंप्यूटर एक तरह से हो गया बंदर, और इसको ऑपरेट करने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग, या कहिए कि इससे काम लेने वाले लोग मदारी वाले। हम लोगों को सीखना है कि इसका नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये कैसे किसी बातों को समझता है। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को समझेंगे उतना ज़्यादा हम इसको अपने इशारों पर नचा पाएंगे, या फिर अपने ढंग से इस पर काम करवा पाएंगे। हम अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा इसके सोल्व करवा पाएंगे। बस इसी को हम लोग कंप्यूटर का अपना कंसेप्ट समझेंगे, और इसी को हमको बिल्कुल क्लियर करना है। ओके, अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, दैट इज कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर होता क्या है और किसी भी चीज़ को समझता कैसे है? कंप्यूटर होता क्या है, ये किसी बात को कैसे समझता है? तो इस बात को जानने के लिए हमको ये समझना होगा कि कंप्यूटर चलता किससे है। कंप्यूटर किस चीज़ से चलता है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सब लोग जानते हैं। ओके, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सही बात है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, दुनिया में जितने भी वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की भाषा को समझेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लेते हैं ट्यूबलाइट जल रहे हैं, हम बोलेंगे कि ट्यूबलाइट बंद हो जाओ, तो क्या बंद होगा? नहीं होगा। फैन ऑफ है, हम बोलेंगे फैन ऑन हो जाओ, क्या ऑन होगा? नहीं। मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की भाषा को ही समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर चूँकि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी की ही भाषा को समझेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की भाषा को कैसे समझेगा?
अब हम लोग या कैसे समझता है ये हम लोग अब देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, एक सिंपल सा कंप्यूटर जो हर जगह अवेलेबल होता है और सिंपल वे में हम जो उसमें देख पाते हैं, एक मॉनिटर इस तरह से लगा हुआ रहता है, एक बॉक्स इस तरह से लगा हुआ रहता है, सीपीयू बॉक्स ऐसे हम लोग जानते हैं, बटन्स कुछ रहते हैं इस तरह से, एक कीबोर्ड इसी तरह से लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग देखते हैं, इस पर कुछ बटन्स होते हैं, माउस एक लगा हुआ रहता है इस तरह से, सब का कनेक्शन सीपीयू बॉक्स में ऐसे। सिंपल वे में एक हम लोग परंपरागत कंप्यूटर को इस रूप में देखते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के ऊपर है ना बटन्स होते हैं और प्रत्येक बटन को जो हम की कहते हैं उसमें ए बी सी डी 1 2 3 4 स्पेशल सिंबल्स इस तरह के कैरेक्टर लिखे हुए रहते हैं, छपे हुए रहते हैं। क्लियर? क्लियर। जब हम किसी बटन को प्रेस करते हैं, कोई भी बटन मान लेते हैं ए को प्रेस कर रहे हैं, ठीक, इस कीबोर्ड के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो इंटरनली काम कैसे करता है, फिर से हम याद दिला देते हैं कि ये सारे चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस सी को समझना चाहते हैं, इसलिए। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ उस एलिमेंट को, उस कंसेप्ट को निकालेंगे, समझेंगे जो कंसेप्ट इसको समझने में मदद करता हो, इसको क्लियर करने में मददगार हो। तो जब इस कीबोर्ड को ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर प्लेट्स लगे हुए होते हैं, प्लास्टिक के प्लेट्स, इस तरह से मान के चलेंगे। ये हो गया प्लास्टिक का प्लेट और इस पे इस तरह से लाइन दिखाई देते हैं, खींचे हुए रहते हैं, एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पर रहता है, ये सब सर्किट्स होते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से एक वायर निकलता है ऐसे और वही वायर फिर इससे कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें हैं लेकिन उससे इस सी का फिलहाल लेना देना नहीं है। तो अब जब भी हम कोई बटन को प्रेस करते हैं, मान लेते हैं ए प्रेस किए, ए जब भी प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है कि ए वाले बटन को प्रेस करने से जो प्लेट्स होते हैं उसके सर्किट दूसरे प्लेट के सर्किट से टच करता है और इस तरह से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रवाहित होते हैं। मान लेते हैं कि कुछ वायर्स का कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम 8 सिग्नल की बात करते हैं। क्लियर? तो 8 सिग्नल के लिए 8 वायर जो हम लोग जो देखेंगे, तो ए को अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो इस तरह से इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, इस वायर में नहीं, ऐसे इसमें हुआ, इसमें नहीं। ये हो गया। एक बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये सारे जो इस तरह से सर्किट्स हैं उसमें से जो वायर इस तरह से निकला है वहाँ पर इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, वायर के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ तक आते हैं वायर्स के थ्रू कॉम्बिनेशन। ये मान लेते हैं ऐसा, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। इंटरनली और भी बहुत सारा इसमें कंसेप्ट है लेकिन उस कंसेप्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक। तो इस तरह के सिग्नल्स यहाँ तक पहुँचा। इसी तरह से अगर हम बी को प्रेस करते हैं तो फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल चेंज हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि ये वाला ऑफ हुआ, ये ऑन हो गया, बाकी सब सेम। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल अलग टाइप के चेंज हो गया। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड सिग्नल अलग है,
इसका कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल ऑन ऑफ का अलग है, और इस तरह से अलग टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ तक आता है। ऑन ऑफ का भी जो सिग्नल्स होते हैं, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि ऑन वाला सिग्नल तो समझ में आता है कि वो एक से दूसरी जगह जाता है, लेकिन जो ऑफ का सिग्नल होता है तो ऑफ तो ऑफ है, उसका तो कोई सिग्नल ही नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसको भी हम लोग थोड़ा सा हल्के में शॉर्ट में समझ लेंगे कि ऑन सिग्नल का कुछ वोल्टेज ज़्यादा होता है और ऑफ सिग्नल जिसको कहते हैं उसका वोल्टेज कुछ कम होता है। इसको ऐसे अभी समझेंगे शॉर्ट में। तो इस तरह से ऑफ सिग्नल और ऑन सिग्नल ये दोनों, ठीक है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से फिर यहाँ पहुँचता है। अगर हम इस मॉनिटर की बात करते हैं तो ये मॉनिटर हम वो लेते हैं, एक जनरल मॉनिटर CRT मॉनिटर के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग रखते हैं, वहाँ से बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो CRT मॉनिटर मतलब जो घर में जो पहले TV चलता था बड़ा वाला, बस उसी को मान लेते हैं, ओके, उसी को मान लेते हैं, मतलब उसी टाइप का मॉनिटर। तो आप खुद भी देखे होंगे जब टीवी आपका ख़राब हो गया होगा तो उसको बनवाने के लिए गए होंगे, ओपन कर किया हुआ कोई मॉनिटर देखे होंगे, है ना। तो वहाँ पर देखते हैं कि इसमें लगा हुआ रहता है क्या, पिक्चर ट्यूब लगे हुए रहते हैं। पिक्चर ट्यूब मतलब कि ब्लैक टाइप का, इस टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से एक बल्ब टाइप का लगा हुआ रहता है। इसको जनरली बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि फायर होता है। जिस तरह का सिग्नल इसको मिलता है उस तरह से इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को फायर करता है। और ये जो स्क्रीन देख रहे हैं इसमें मैग्नेटिक मटेरियल का लेप लगा हुआ रहता है फॉस्फर नाम का, जो कि आपके महीन महीन डॉट का, महीन महीन पिक्चर का, महीन महीन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये जो महीन महीन जो डॉट्स हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो हाईलाइट होते हैं ऐसे कुछ कुछ ऐसे, मतलब इतना सटा हुआ रहता है कि वो आपको इस तरह से दिखाई देता है, एक शेप बनाता है। और इस शेप को हम लोग समझ जाते हैं कि ए है। इसी तरह से अगर हम बी को प्रेस करते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल जो बदल जाता है इस तरह से, वो होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ से यहाँ आते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को फायर करता है और इस तरह से डॉटेड, इस तरह से एक शेप हाईलाइट होता है स्क्रीन पे, जिसको कि हम लोग बी समझते हैं। क्लियर? तो इस कंसेप्ट से क्या पता चला? इस कंसेप्ट से ये पता चला कि एक्चुअली में जो CPU बॉक्स हम लोग जो देख रहे हैं उसको ABCD 1 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ये सिर्फ इसी इलेक्ट्रिसिटी को समझ रहा है, कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल को समझ रहा है, मतलब इसको मिल रहा है कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये दे भी रहा है कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ठीक। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? तो जो इनपुट डिवाइस होता है उसका फंक्शन ये होता है, ये हमेशा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म मतलब ABCD 1 2 3 4, और मशीन रीडेबल फॉर्म मतलब जो मशीन सिग्नल को समझ रहा है वो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जस्ट इसके अपोजिट ये हो गया आउटपुट डिवाइस, वो क्या करेगा कि मशीन रीडेबल फॉर्म को वापस फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इस सिग्नल को वो फिर वापस ABCD के रूप में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करता है। हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसमें देखते हैं, हम लोग इसके अंदर के ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखते।
और इस तरह से हम ये समझ पाते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि जैसे जो हम लोग ABCD 1 2 3 4 दे रहे हैं वही कंप्यूटर को मिल रहा है, वही कंप्यूटर आउटपुट में दे रहा है, और हम अपना दिया हुआ चीज़ जो हमारे फॉर्म में था, जिसको हम समझ पाते थे, वही कंप्यूटर भी समझ रहा है, वही कंप्यूटर समझ के आउटपुट के रूप में भी दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है क्या? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी को ही समझता है और इलेक्ट्रिसिटी को ही आउटपुट के रूप में भी देता है और इनपुट के रूप में भी लेता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जब कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में ही सारा काम करता है तो फिर ये सब क्या है। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है या क्या हुआ, जब शुरू में कंप्यूटर बना था, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, बिल्डिंग इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो उस समय डाटा का ट्रांसफर, इंस्ट्रक्शन देना या इंस्ट्रक्शन देना, काम कराना, डाटा देना, डाटा लेना, ये सारे काम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में ही किए जाते थे। उस ज़माने में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे चीज़ें नहीं होता था। वैज्ञानिक लोग कंप्यूटर पे काम करते थे और वैज्ञानिक लोग ही डाटा को इनपुट करते थे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में, और कंप्यूटर कैलकुलेट कर करके इलेक्ट्रिसिटी की ही फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को वापस देता था। और ये सब जो करते थे वो इस कंप्यूटर के साइंटिस्ट हुआ करते थे, और इसी वजह से ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही इस्तेमाल होता था। वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर इसी तरह के सिस्टम कंप्यूटर में रहे काम करने का, तो फिर कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो जनरल पर्पस को इस्तेमाल करने के लिए, जनरल पर्पस में लाने के लिए, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, कंप्यूटर का और दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के लिए, ये जो कंप्यूटर में काम करने का जो तरीका है इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसको थोड़ा सा आसान करना होगा, जिससे कि ये और लोगों तक पहुंच पाए और लोग भी इस पर कुछ न कुछ कर पाए। तो फिर इस इलेक्ट्रिसिटी वाले, जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट को, जिसको कि वैज्ञानिकों ने बोला ये मशीन लैंग्वेज है, कहने का मतलब इसी लैंग्वेज को मशीन समझता है और इस वजह से ये मशीन की भाषा होगा। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको आसान बनाना होगा। तो मशीन की भाषा कैसे आसान होगा? क्योंकि कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी की बात को समझेगा ही, इसको तो आसान किया नहीं जा सकता। तो ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसा भाषा निकाला जाए कि जो मशीन भी समझे और जो आदमी भी समझे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है कि बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पर्सन को डाल दिया जाए। जैसे इस मशीन की भाषा के बाद भाषा जो बनाया गया दूसरा, इसको और सिंप्लीफाई किया गया, उसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज इस तरह डायरेक्ट लिखे नहीं जाते थे या इस तरह से डायरेक्ट नहीं होते थे, बल्कि उसमें छोटे छोटे वर्ड इस्तेमाल किए गए। जैसे ऐड करना है तो उसके लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए गए। तो ये सारे वर्ड क्या कंप्यूटर समझेगा? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? इसलिए नहीं समझेगा कि कंप्यूटर पहले भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता था और इस समय भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ? बस वही एक मीडिएटर बनाया गया, जिसको बोला गया असेंबलर, मतलब ट्रांसलेटर। असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज में इस तरह के इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है मशीन
रीडेबल फॉर्म में। कहने का मतलब है कि इस तरह के सिग्नल में अगर हम ऐड दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, तो असेंबलर जो ट्रांसलेटर होगा वो उसको इस तरह से सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और ये सिग्नल फिर ये कंप्यूटर तक पहुंचेगा, कंप्यूटर इस पर काम कर देगा। तो इस तरह से काम करना आसान हो गया। कहने का मतलब है जो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, अब इंस्ट्रक्शन ऐसे दिए जाने लगे, तो थोड़ा सा क्या कहीं कि कंप्यूटर पे काम करना थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो गया। फिर वैज्ञानिक लगे रहे कि नहीं, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए और अच्छा और बेहतर बनाया जाए। तो इसके बाद वैज्ञानिकों ने हाई लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट लाया। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब बिल्कुल अंग्रेजी टाइप का लैंग्वेज, जैसे अंग्रेजी का बोलचाल होता है उस टाइप के लैंग्वेज, जो कि किसी भी व्यक्ति को सीखने में ज़्यादा मदद करे या ज़्यादा उसको आसान लगे। जैसे एग्जाम्पल में हम इस तरह से लिख रहे हैं, क्यू बेसिक का इंस्ट्रक्शन इनपुट A, B, C equal to A plus B and then print C। इस तरह मतलब इनपुट अंग्रेजी शब्द हुआ, मतलब इनपुट करो ए बी में डाटा इनपुट हो गया, ए और बी को जोड़ के सी में रखो और सी को प्रिंट करो, आउटपुट करो। लेकिन क्या इस तरह के भी भाषा को कंप्यूटर समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो भाई फिर वही बात है, वो सिग्नल को समझेगा, इलेक्ट्रिसिटी को ही समझेगा। तो फिर इसका भी ट्रांसलेटर होना चाहिए। तो इसके ट्रांसलेटर को बोला जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो इस तरह की भाषा हम इस्तेमाल करेंगे और इसका ट्रांसलेटर इसको कन्वर्ट कर देगा इस तरह के सिग्नल्स में, और ये सिग्नल फिर ये कंप्यूटर समझेगा और समझने के बाद फिर उस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कराएगा। तो ये हो गया आपका हाई लेवल का कंसेप्ट, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी भी हमारा, ठीक है, इसी तरह से एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि अंग्रेजी टाइप का ही लैंग्वेज है। कुछ बुक्स में लिखे हुए रहते हैं सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी, तो इस पर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में सी को हम लोग देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सी भी अंग्रेजी टाइप की लैंग्वेज है, मतलब अंग्रेजी में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसी तरह के शब्द, ठीक है, सी में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट में। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज किसे कहेंगे? लैंग्वेज बोला जाता है कम्युनिकेशन के मीडियम को, मतलब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे के बातों को खुद समझना चाहते हैं, तो हम दोनों के बीच में जो एक मीडियम होगा, एक अप्रोच होगा, एक तरीका होगा, एक वे होगा, उस वे को हम लोग कहेंगे लैंग्वेज। ह्यूमन लोग, आदमी लोग आपस में जो मीडियम इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन का, उस कम्युनिकेशन के मीडियम को हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं कि भाई ये ह्यूमन लैंग्वेज है, क्योंकि ह्यूमन लोग आपस में उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जस्ट इसी तरह से अगर जानवर लोग आपस में बातचीत कर रहा है, वहाँ पर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एनिमल लैंग्वेज होगी। उसी तरह से वर्ड भी आपस में बातचीत करते होंगे तो उनका लैंग्वेज वर्ड लैंग्वेज हो गया। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो हम लोग मीडियम इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब हम कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और कंप्यूटर से ये वाला काम कराना चाहते हैं, तो हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर उस तरह से काम कर दे रहा है, इसका मतलब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो इस्तेमाल होंगे मीडियम, वो आपका, ठीक है, कंप्यूटर का लैंग्वेज कहलाएगा। क्लियर? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का जो कम्युनिकेशन, ठीक है, मीडियम हुआ, वो हो गया कंप्यूटर का लैंग्वेज।
ओके, ठीक। तो अब देखते हैं लैंग्वेज के कंसेप्ट को। लैंग्वेज तो लैंग्वेज हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तमिल है, उर्दू है, फारसी है, फ्रेंच है, हजारों प्रकार की दुनिया में लैंग्वेज, और सब कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्ट इसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। सी है, C++ है, जावा है, कोबोल है, HTML है, पास्कल है, ढेर सारे लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो भी हो, लेकिन ये सब के सब हैं तो लैंग्वेज ही। और जब सब के सब लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि सबके फीचर से सेम होंगे। फीचर सेम का मतलब हो गया कि जैसे सब के सब आदमी है, इसका मतलब है कि सबका फीचर सेम होगा, सबके लक्षण सेम होंगे। बिल्कुल, जब सब लैंग्वेज ही है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोबोल हो, चाहे सी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जावा हो, जब सब लैंग्वेज के अंतर्गत ही आते हैं, इसका मतलब है कि सब एक ही फीचर वाले, एक ही लक्षण वाले, एक ही कंसेप्ट वाले चीज़ हो गए। सही बात है। और जब एक ही कंसेप्ट वाले ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों को एक ही ढंग से सीखा जा सकता है। जैसे हिंदी है तो हम हिंदी को उसी तरह से सीखते हैं जैसे अंग्रेजी को सीखेंगे, क्योंकि दोनों तो लैंग्वेज ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं सीखने की, तो हम लोग ऐसे सीखते हैं उसको, सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट सीखते हैं, मतलब ABCD सीखते हैं। उसके बाद इन अल्फ़ाबेट्स को आपस में मिलाकर वर्ड बनाना सीखते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। इस तरह से जब हम वर्ड बनाना सीख जाते हैं, तब फिर क्या होता है, तब फिर सेंटेंस बनाते हैं। जब सेंटेंस बनाने की बात आती है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड को मिला करके हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस बनाने की जब बात आती है, तो यहाँ से शुरू होता है इसका ग्रामर। क्यों? क्योंकि ग्रामर इसलिए शुरू होता है कि डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। कोई सेंटेंस होगा जो प्रेजेंट में होगा, कोई पास्ट में होगा, कोई फ्यूचर में होगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेंटेंस के लिए डिफरेंट टाइप के ग्रामर, और डिफरेंट टाइप के ग्रामर्स के लिए उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स। तो फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के ग्रामर को सीखने के लिए। क्लियर? जब हम सेंटेंस बनाते हैं और वो भी सीख जाते हैं, तो फिर इन सेंटेंस को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए पैराग्राफ राइटिंग का कंसेप्ट आता है। मतलब किसी एक मैटर पे, किसी एक मुद्दे पे ढेर सारा लाइन को लिखना, ठीक? तो ये इसको बोला जाता है पैराग्राफ राइटिंग। और वो ढेर सारा ग्रुप ऑफ लाइन्स को, ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे पैराग्राफ। क्लियर है? क्लियर। जस्ट इसी तरह से अब हम लोग हिंदी में आते हैं। हिंदी में भी वो सही होता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले क ख सीखते हैं, फिर उसके बाद शब्द बनाना सीखते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश। फिर ये शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य बनता है। राम जाता है, वह खाती है, वह नाचता है, इस तरह से। लेकिन जैसे ही जब वाक्य बनाने की बात आती है, तो यहाँ पर भी अब ग्रामर शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ वाक्य हो सकता है वर्तमान काल में हो, कुछ भूत काल में हो, कुछ भविष्य काल में हो, और सबके ग्रामर से अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसका ग्रामर सीखने के लिए हम लोग अलग अलग चैप्टर भी पढ़ते हैं। जब हम वाक्य बनाना भी सीख जाते हैं, तब फिर आता है वही हिंदी वाला पैराग्राफ राइटिंग। हिंदी वाला पैराग्राफ मतलब किसी एक चीज़ पर ढेर सारा लाइन लिखना, जो ए से हो गया, लेटर्स हो गया, है ना, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो गया, और भी किसी मैटर पर ढेर सारा बात लिखना। तो ये हो जाते हैं पैराग्राफ राइटिंग। जब हम ये भी सीख जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हिंदी भी सीखे। बस इसी कंसेप्ट को हम लोगों को इसमें भी यूज करना है, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है और इसको भी हम लोग बिल्कुल लैंग्वेज की तरह ही सीखेंगे, बस और कुछ नहीं। जैसे जब हम
ठीक है। सी की बात करेंगे तो सी का भी अपना कैरेक्टर सेट होता है, जो हम लोग कीबोर्ड पर देखते हैं। ABCD देखते हैं, स्पेशल सिम्बल्स देखते हैं, 1 2 3 4 देखते हैं, डिजिट्स देखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे देखेंगे। ये सब सी का अपना कैरेक्टर्स हो गया। इसके बाद इन सारे कैरेक्टर्स को मिला करके वर्ड बनाएंगे, लेकिन उस वर्ड को सी में या प्रोग्रामिंग में वर्ड नहीं बोला जाता, उसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से, टोकन। टोकन मतलब वर्ड, मतलब शब्द। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स, कितने प्रकार के वर्ड हो सकते हैं, वो सब वर्ड की क्या क्या लक्षण है, क्या क्या फीचर्स है, वो सारी चीज़ें। फिर ये सारे वर्ड आपस में मिलेंगे तो बनेंगे सेंटेंस। मगर सेंटेंस को हम लोग सी में सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जैसे सेंटेंस को हिंदी में सेंटेंस नहीं बोलते, उसको वाक्य बोलते हैं, जस्ट उसी तरह से सेंटेंस को हम लोग कंप्यूटर में सी में बोलेंगे स्टेटमेंट, इस तरह से, या इंस्ट्रक्शन, इस तरह से। ये हो गया आपका सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट, मतलब इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन बनाने की बात आएगी तो यहाँ से अब सी का भी ग्रामर शुरू हो गया, मतलब इसके सेंटेंस बनाने के ग्रामर शुरू हो गया। मतलब यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, स्टेटमेंट्स मिलेंगे, और उसको लिखने का अलग अलग तरह का ग्रामर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से डिफरेंट चैप्टर इसका भी शुरू हो जाता है। अब जब ढेर सारा हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये कहलाएगा प्रोग्राम। और जब ये लिखेंगे तो ये लिखना कहलाएगा प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग मीन्स क्या हुआ? पैराग्राफ राइटिंग। और प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? पैराग्राफ हुआ। तो इस तरह से हम लोग सी को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो समझ रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि सी को कैसे पढ़ेंगे लैंग्वेज के रूप में। ये हम लोगों को अब तक क्लियर हो गया। अब हम लोग ये क्लियर करेंगे कि आखिर लैंग्वेज का कंप्यूटर से क्या रिलेशन, क्या महत्व है। तो ये मान के चलेंगे कि बिना लैंग्वेज सीखे हुए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बिना लैंग्वेज, जैसे कि हम कोई एक लैंग्वेज सीखेंगे, ह्यूमन लैंग्वेज, तभी ना दूसरे ह्यूमन से बातचीत कर पाएंगे। जस्ट इसी तरह से कंप्यूटर का भी लैंग्वेज सीखेंगे, तभी तो हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर पाएंगे, कंप्यूटर से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी शहर में जाते हैं, वहाँ के लोग सिर्फ तमिल बोलते हैं और तमिल समझते हैं। अब हम वहाँ सब लोगों से अपना काम कैसे कराएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो हमको तमिल सीखना पड़ेगा। अगर हम तमिल उनके लैंग्वेज को सीख जाते हैं, ठीक है, तो हम अपना सारा प्रॉब्लम, हर तरह का प्रॉब्लम उनको समझा करके और सॉल्व करवा सकते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारा लैंग्वेज है, तो उसमें कंप्यूटर का लैंग्वेज सीखेंगे तभी ना कंप्यूटर से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो इस वजह से बिना लैंग्वेज सीखे हुए हम कंप्यूटर में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा सकते। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक छोटा सा बच्चा जो कंप्यूटर को ओपन कर लेता है, करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, जैसे गेम खेलना हुआ गेम खेल लेता है, पिंटरेस्ट में ड्राइंग बनाना हुआ ड्राइंग बना लेता है, कुछ टाइप करना होता है टाइप कर लेता है, प्रिंट करना होता है प्रिंट भी कर लेता है, तो क्या वो लैंग्वेज जानता है कि जो ये सारी चीज़ें कर लेता है? नहीं जानता है। सब जानता है कि वो बच्चा नहीं जानता है। तो जब नहीं जानता है तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है? जबकि एक बात ये भी है कि बिना लैंग्वेज सीखे हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सही है, दोनों सही है। कैसे सही है? तो वो ऐसे सही है कि जो बच्चा पेंट ब्रश में ड्राइंग बना रहा है, एक्चुअली में वो पेंट ब्रश एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जो इसी तरह के किसी न किसी लैंग्वेज में बनाया गया है, और उनके लिए बनाया गया है जिनके पास
लैंग्वेज सीखने का टाइम नहीं है। वो लोग भी कंप्यूटर पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा पाएँ, इसके लिए बना बनाया हुआ एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। और ये सॉफ्टवेयर बनाया कौन? ये सॉफ्टवेयर उन लोगों ने बनाया, रेडीमेड प्रोग्राम बना बनाया हुआ ऑपरेशनल प्रोग्राम वो उन लोगों ने बनाया जो इस तरह से लैंग्वेज को अच्छे ढंग से जानते हैं। तो फिर आ गया लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में ही वो सॉफ्टवेयर बनाया, लैंग्वेज में ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सॉल्यूशन बनाया, ठीक। तो आसान करने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने को और आसान करने के लिए मार्केट में बना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर मिलना शुरू हो गया, या बना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जैसे रेडीमेड शर्ट, हम लोग चाहते हैं कि भाई कपड़ा खरीद कर करके, मेरे पास टाइम नहीं है कि हम अपने नाप से, ठीक है, और टेलर को दे करके सिलवाएं। तो इसके लिए क्या है कि बहुत तरह के कंपनी का, बहुत तरह के ब्रांड का मार्केट में बने बनाए हुए शर्ट अवेलेबल हैं। आप अपने नाप का नंबर देंगे, वो उस तरह का शर्ट वो दे देगा, आप तुरंत आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो आपको ऐसा कुछ अगर प्रोविज़न नहीं है, कपड़ा अवेलेबल है, तो आप पहले सीखिए शर्ट बनाना, टेलरिंग सीखिए, तब शर्ट बनाइए, तब आप पहनिए। तो कहने का मतलब कि आप जो रेडीमेड शर्ट पहन रहे हैं वहाँ पर भी टेलर का तो काम है, मतलब कि वो व्यक्ति जो कपड़े सिलने जानते हैं उन्होंने सिला है और जिसको कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट उसी तरह से जो लोग C++, जावा और इस तरह के लैंग्वेज जानते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास लैंग्वेज सीखने का टाइम नहीं है और अपना प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व कराना है, उन लोगों के लिए बना बनाया हुआ सॉल्यूशन, ठीक है, प्रोवाइड किए कि भाई आप इसको ले जाएं, इस सॉफ्टवेयर को, रेडीमेड प्रोग्राम्स को, ठीक है, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सिर्फ जान लें कि ऐसे करने से ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है, और इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस आप जान लेते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस रेडीमेड प्रोग्राम द्वारा, इस रेडीमेड पैकेज द्वारा, इस रेडीमेड सॉफ्टवेयर द्वारा। एक्चुअली में वो बच्चा उसी तरह से बिना लैंग्वेज सीखे हुए काम करता है। क्लियर? तो इस लैंग्वेज को सीखने का उद्देश्य क्या हुआ? इस लैंग्वेज को सीखने का उद्देश्य ये हुआ कि हम इसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर पे सॉल्व करें और हम दूसरों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाला प्रोग्राम डेवलप कर सकें। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्लियर? ओके। तो आज की सेशन में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलेंगे और फिर सी को समझेंगे, सी को शुरू करेंगे। थैंक यू।